हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नंदिनी और इप्शिता दोनों कपड़े बदल चुकी थीं। इप्शिता आराम से अपने बेड पर लेटी हुई थी। नंदिनी अंदर से कपड़े बदलकर जैसे ही बाहर निकली, वो बेड पर आकर बैठ गई। इप्शिता ने नंदिनी को आते देखकर उससे पूछा, क्या हुआ? तुम समर्थ से बात करने गई थी? तुम्हारी उससे बात हुई? नंदिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, हो गई हमारी बात, और उसने तो सीधे ही मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को पसंद करता है। कोई बात नहीं, और वैसे मैंने आज काफी सारा काम कर लिया तो मैं थोड़ी ज्यादा ही थक गई हूँ। मैं सो जाती हूँ। ईशु, तू भी सो जा। इप्शिता नंदिनी की बात सुनकर कुछ भी नहीं बोली। नंदिनी उसकी तरफ पीठ करके सो गई। इप्शिता को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने मन में कहा, अभिमन्यु क्या कर रहे होंगे इस समय? क्या हमें उनसे बात करनी चाहिए? और वैसे भी हमारे पास जो मैसेज आया, क्या हम अभिमन्यु को उसके बारे में बता दें? इप्शिता सोच ही रही थी कि उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और अभिमन्यु का नंबर डायल करने लगी। उसने कहा, ऐसे मैसेज आना कोई मामूली बात तो नहीं हो सकती। आई थिंक हमें अभिमन्यु से इस बारे में बात करनी चाहिए। इप्शिता ने तुरंत अभिमन्यु का नंबर डायल किया, लेकिन अभिमन्यु ने उसका कॉल ही रिसीव नहीं किया। वो थोड़ी परेशान होते हुए बोली, अभिमन्यु, हमारा कॉल पिकअप क्यों नहीं कर रहे हैं? इप्शिता ये सोच ही रही थी कि उसने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी इप्शिता ने अपने आप को दिलासा देते हुए कहा, हो सकता है शायद अभिमन्यु भी थक गए हों और थकान की वजह से उन्हें नींद आ गई हो, इसीलिए वो हमारा कॉल पिक नहीं कर पाए होंगे। कोई बात नहीं, हम सुबह उनसे बात कर लेंगे। अगर अभिमन्यु हमारी मिस्ड कॉल देखेंगे तो वो खुद ही कॉल बैक कर लेंगे। जैसे ही इप्शिता इतना बोलकर फोन साइड में रखने लगी, उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने अभिमन्यु का चेहरा आ गया। इप्शिता अभिमन्यु के चेहरे को अपने सामने आते देखकर मुस्कुराने लगी। उसने अपने मन में कहा, एक तरह से देखा जाए तो नंदिनी सही कहती है। चाहे हमारी शादी कैसे भी हो रही हो, लेकिन एक बात तो तय है, हमें हस्बैंड बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि अभिमन्यु जितने रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर, समझदार और केयरिंग हैं, हमने उनके जितना अच्छे दिल का इंसान आज तक नहीं देखा। अभिमन्यु की सारी बातें सोच सोचकर इप्शिता खुश हो रही थी। वो अभिमन्यु के बारे में ही सोचते सोचते सो गई। अगले दिन सुबह सब लोग कल की तैयारी में बिजी थे, और वहीं इप्शिता का ध्यान अभिमन्यु में ही लगा हुआ था, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी और अभिमन्यु ने इप्शिता को कॉल बैक नहीं किया था। इप्शिता ने अपना फोन उठाते हुए कहा, अभिमन्यु ने हमें दोबारा कॉल क्यों नहीं किया? क्या उन्होंने नहीं देखा? क्या वो काम में इतने बिजी हैं कि इतने दिनों में उन्हें एक बार भी हमसे बात करने का मन नहीं हुआ? इप्शिता के दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। तभी उसने कहा, हम भी बेकार की बातें सोच रहे हैं। एक काम करते हैं, अगर उन्होंने कॉल नहीं किया तो हम ही उनसे कॉल करके बात कर लेते हैं। उसने अभिमन्यु का नंबर डायल किया, लेकिन फिर से अभिमन्यु ने उसकी कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये बात इप्शिता को थोड़ी खटकने लगी। इप्शिता ने अपने मन में कहा, अभिमन्यु हमारा मैसेज और कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो ठीक तो होंगे ना? कहीं उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? इप्शिता के दिमाग में जैसे ही ये बात आए, उसने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज गॉड जी, अभिमन्यु बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ कुछ भी गलत मत होने दीजिएगा। इप्शिता का ध्यान बार बार अभिमन्यु की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से उसकी एक बार भी अभिमन्यु से बात नहीं हो पाई थी, और ना ही अभिमन्यु उससे मिला था। इप्शिता इस समय किसी से अभिमन्यु के बारे में कुछ कह भी नहीं सकती थी। उसने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, क्या करूं? एक बार नंदिनी को अभिमन्यु से मिलने के लिए भेजूं क्या? इप्शिता इतना बोलकर नंदिनी की तरफ मुड़ी। वो उसे कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी उसने खुद को रोकते हुए कहा, हम भी बिल्कुल पागल हो गए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं अभी? अगर हमने नंदिनी को अभिमन्यु से बात करने के लिए या उससे मिलने जाने के लिए भेजा तो वो बेकार में ही हमें छेड़ेगी। वैसे भी बस आज रात की ही तो बात है, और कल तो वैसे भी हमारी शादी हो जाएगी, तो फिर? इतना सोचकर वो चुपचाप बेड पर लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से अभिमन्यु ही छाया हुआ था। वो अभिमन्यु की एक एक बातें याद कर रही थी। तभी उसने धीमी आवाज में कहा, शायद हम पागल हो गए हैं, बार बार न चाहते हुए भी हमें अभिमन्यु का ही ख्याल आ रहा है हमारे दिमाग में, और वो इतने काम में बिजी हो गए हैं कि उन्हें हमारी फिक्र ही नहीं है। एक शिकायत और बोलकर इप्शिता नाराज होने का बहाना ढूंढ चुकी थी। उसने अपना दिमाग अभिमन्यु की तरफ से हटाया और सोने की कोशिश करने लगी।
थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख लग गई। अगले दिन सुबह इप्शिता की आंख अपनी मम्मी की आवाज सुनकर खुली। इप्शिता बेड पर उठकर बैठी। उसने देखा नंदिनी अभी भी सो रही है। इप्शिता ने कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। इप्शिता की मम्मी ने कहा, इप्शिता चलिए उठिए और तैयार हो जाइए, काफी सारी रस्में हैं और शाम के 6:30 का आपके फेरों का शुभ मुहूर्त है। हम नहीं चाहते कि आप जरा भी लेट हों, क्योंकि हम रानी सा और कुंवर सा को इंतजार नहीं करवाना चाहते। आप समझ रही हैं ना हम क्या कह रहे हैं? इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाया। वो उबासी लेते हुए बोली, हाँ मम्मी, जानते हैं, हम लेट नहीं होंगे। आप बस ज्वेलरी वगैरह के बारे में बता दीजिएगा और हमें किस समय क्या पहनना है ये भी बता दीजिए, ताकि नंदिनी उसके अकॉर्डिंग हमारा मेकअप कर दे। इप्शिता की मम्मी ने कहा, नंदिनी आपका मेकअप नहीं करेंगी, हमने दूसरी मेकअप आर्टिस्ट बुलाई है, वो आपका सारा मेकअप करेंगी। इप्शिता अपनी मम्मी की बात सुनकर उनकी तरफ थोड़ी कंफ्यूज होते हुए देखकर बोली, लेकिन जब नंदिनी है तो फिर कोई दूसरी मेकअप आर्टिस्ट बुलाने की क्या जरूरत है? हम नंदिनी के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, किसी और के साथ हम ठीक से तैयार नहीं हो पाएंगी। इप्शिता की मम्मी उसके करीब आई और उन्होंने इप्शिता को डांटते हुए कहा, इप्शिता, अब आप अपने राज परिवार से भी बड़े राज परिवार में जाने वाली हैं, तो अब आप अपने ये सारे नखरे बंद करिए। हर जगह पर इस तरह बेकार के नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। और हाँ, हमारी बात कान खोल कर सुन लीजिए। आपको राजवंशी परिवार में जाने के बाद वहाँ की सारी जिम्मेदारियों को निभाना होगा, इसलिए आप अपने बिहेवियर को पूरी तरह से बदल लीजिए। इप्शिता ने जैसे ही अपनी मॉम की बात सुनी, उसने कहा, लेकिन मम्मी। इप्शिता इससे पहले कि अपनी पूरी बात बोल पाती, उसकी मम्मी ने उसे घूरते हुए देखा और वो चुप हो गई। उन्होंने इप्शिता को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ अच्छे से नहाओ और हमारी बातें याद रखना। आज तुम्हें लेट नहीं होना है और आज तुम्हारी शादी है। आज तो प्रोफेशनल ब्यूटिशियन से ही तुम्हारा मेकअप होगा। बाकी सारे फंक्शन में वैसे भी तुमने अपनी फ्रेंड से ही मेकअप करवाया है, इसलिए शादी पर ऐसा नहीं होगा। शादी बहुत ही बड़ा दिन होता है, तुम्हें भी ये बात समझनी चाहिए। इप्शिता ने अपनी मॉम की डांट सुनी और वो चुपचाप वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में जाकर इप्शिता ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, आज भी मम्मी हमें डांटने से बाज नहीं आई। आज हमारी शादी का दिन है, हमारी लाइफ का इतना बड़ा दिन, कम से कम आज वो हमें डांटती नहीं। लेकिन नहीं, उन्हें तो जैसे बिना हमें लेक्चर दिए खाना ही हजम नहीं होता है। इप्शिता खुद से ही सारी बातें बड़बड़ा रही थी, तभी वो शावर के नीचे चली गई और थोड़ी देर बाद बाथरोब पहनकर बाहर निकली। उसने देखा उसके रूम में रेड कलर का बड़ा ही हैवी लहंगा रखा हुआ है और साथ में नंदिनी भी है, जो अपने साथ वहां पर खड़ी किसी दूसरी लड़की से बात कर रही है। उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि ये वही मेकअप आर्टिस्ट है जिसे आज इप्शिता की मम्मी ने बुलाया है। इप्शिता उस लड़की और नंदिनी के सामने आकर खड़ी हुई और अपने बालों को पोंछते हुए बोली, नंदिनी। इप्शिता के मुंह से अपना नाम सुनकर नंदिनी उसकी तरफ देखने लगी। नंदिनी इप्शिता के बगल में आकर खड़ी हुई। तभी नंदिनी के सामने खड़ी मेकअप आर्टिस्ट बोली, हेलो मैम, मैं आज आपका मेकअप करूंगी। अब देखिएगा, आप वर्ल्ड की बेस्ट ब्राइड लगेंगी। इप्शिता उस लड़की की तरफ देखने लगी। तभी उसने कहा, हम आपसे एक बात कहें, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आपको आपकी फीस मिल जाएगी, बट क्या मैं अपनी फ्रेंड से अपना मेकअप करवा सकती हूँ? नंदिनी ने जैसे ही इप्शिता की बात सुनी, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, इशू क्या बोल रही है, तू चुप कर। उस मेकअप आर्टिस्ट ने इप्शिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, डोंट वरी मैम, मैं आपका फेस खराब नहीं करूंगी। अगर जहां पर भी आपको अच्छा ना लगे, जहां पर अनकंफर्टेबल हो, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं पीछे हट जाऊंगी और आप अपनी फ्रेंड से मेकअप करवा लीजिएगा। डू यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम? इप्शिता उसकी बात सुनकर धीरे से अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके फाइन। इप्शिता अपने बालों को सुखाने जा ही रही थी कि तभी नंदिनी ने उसे उसके लहंगे का ब्लाउज देते हुए कहा, ये पकड़ो, इसे पहन कर आओ, ये ब्लाउज और जीन्स पहन कर आओ, तुम्हारे बाल मैं सुखा दूंगी। इप्शिता ने वो ब्लाउज लिया और वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में वो उस ब्लाउज को पहनकर बाहर निकली। इप्शिता के बाल गीले थे और नंदिनी उसके बालों को ब्लो ड्रायर से सुखाने लगी। वो मेकअप आर्टिस्ट इप्शिता का मेकअप करने लगी। इप्शिता मेकअप करवा तो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। इप्शिता के मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे इतना परेशान देखकर नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या इशू? इप्शिता ने धीरे से ना में अपना सिर हिला दिया। तभी वो मेकअप आर्टिस्ट इप्शिता की तरफ देखकर बोली,
आई नो मैम, आज के दिन सारी ही ब्राइड्स का ऐसे ही हाल होता है। वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने वाली होती हैं, इसीलिए उनके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इप्शिता उस मेकअप आर्टिस्ट की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी उसने इप्शिता की तरफ देखकर कहा, मैम, आपको इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैम, अपनी शादी के दिन सारी ही ब्राइड्स का ऐसा ही हाल होता है। अपनी आने वाली लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती हैं और उनके मन की बेचैनी बढ़ने लगती है। नंदिनी उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर बोली, आप तो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लगती हैं। आपकी शादी हो गई है क्या? उस मेकअप आर्टिस्ट ने कहा, नो मैम, अभी नहीं हुई। मैंने जितनी भी ब्राइड्स का मेकअप किया है वो सब आज के दिन अपने होने वाले हस्बैंड को लेकर काफ़ी परेशान होती हैं कि वो उनके साथ किस तरह करेंगे और फर्स्ट नाइट में क्या होगा, उनके ससुराल वाले किस तरह से उन्हें ट्रीट करेंगे, और भी कई सारे सवाल होते हैं। मैं समझा सकती हूँ। नंदिनी ने जैसे ही उस मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनी, वो इप्शिता के कान के पास जाकर धीमी आवाज में उसे छेड़ते हुए बोली, सच में यशु, क्या ये बिल्कुल सही कह रही है? तू सच में इस समय अभिमन्यु और अपने ससुराल वालों को लेकर बेचैन हो रही है? इप्शिता ने नंदिनी को घूरते हुए देखा, फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी को भी लेकर बेचैन नहीं हैं। तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। तुम्हें भी तो अभी रेडी होने में टाइम लगेगा। नंदिनी ने थोड़ा जोर देते हुए पूछा, नहीं, तू मुझे बता पहले, तू सच में जीजू को लेकर नर्वस हो रही है क्या? वो तेरे साथ फर्स्ट नाइट में क्या क्या करेंगे? इस पर इप्शिता ने गुस्से से कहा, अब अगर तुमने एक और शब्द कहा तो आई स्वेयर हम तुम्हारी शिकायत मम्मी से कर देंगे। इप्शिता की धमकी सुनकर नंदिनी उसे घूरते हुए देखकर बोली, हाँ हाँ, अब तो तुझे तेरी मेकअप आर्टिस्ट मिल गई है। अब तो तू मुझे ऐसे ही भूल जाएगी। जानती हूँ मैं, तू मुझे यहाँ से भागना चाहती है जिससे कि तेरा अच्छा मेकअप हो जाए और मैं कहीं ऐसा ब्राइडल मेकअप करना ना सीख जाऊं। नंदिनी ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा। इप्शिता कुछ भी नहीं बोली, उसने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया क्योंकि वो नंदिनी को बहुत अच्छे से जानती थी। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 102। नंदिनी इप्शिता के कान के पास जाकर धीमी आवाज में बोली, सच में यशु, क्या ये बिल्कुल सही कह रही है? तू सच में इस समय अभिमन्यु और अपने ससुराल वालों को लेकर बेचैन हो रही है? इप्शिता ने नंदिनी को घूरते हुए देखा, फिर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी को भी लेकर बेचैन नहीं हैं। तुम जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। तुम्हें भी तो अभी रेडी होने में टाइम लगेगा। नंदिनी ने थोड़ा जोर देते हुए पूछा, नहीं, तो मुझे बता पहले, तो सच में जीजू को लेकर नर्वस हो रही है क्या? वो तेरे साथ फर्स्ट नाइट में क्या क्या करेंगे? इस पर इप्शिता ने गुस्से से कहा, अब अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं स्वयं हम तुम्हारी शिकायत मम्मी से कर देंगे। इप्शिता की धमकी सुनकर नंदिनी उसे घूरते हुए देखकर बोली, हाँ हाँ, अब तो तुझे तेरी मेकअप आर्टिस्ट मिल गई है। अब तो तू मुझे ऐसे ही भूल जाएगी। जानती हूँ मैं, तू मुझे यहाँ से भागना चाहती है जिससे कि तेरा अच्छा मेकअप हो जाए और मैं कहीं ऐसा ब्राइडल मेकअप करना ना सीख जाऊं। नंदिनी ने थोड़ा ड्रामा करते हुए कहा। इप्शिता कुछ नहीं बोली, उसने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया क्योंकि वो नंदिनी को बहुत अच्छे से जानती थी। इप्शिता की धमकी सुनकर नंदिनी उसे घूरते हुए देखकर बोली, हाँ हाँ, अब तो तुझे तेरी मेकअप आर्टिस्ट मिल गई है। अब तो तू मुझे ऐसे ही भूल जाएगी। जानती हूँ मैं। इतना बोलकर नंदिनी ने थोड़ा ड्रामा दिखाया। वो अपने कपड़े उठाते हुए बोली, ठीक है बेटा, याद रखूंगी मैं तुम्हें। जा रही हूँ मैं रेडी होने, और देखना, तुमसे पहले मैं खुद ही अपना मेकअप करके रेडी हो जाऊंगी। इप्शिता नंदिनी को देखकर बोली, हाँ ठीक है, जाओ। कम से कम यहाँ खड़ी होकर मेरा दिमाग तो नहीं खराब करोगी तुम। एक तो पहले ही हम परेशान हैं, ऊपर से तुम ये सारी बातें बोलकर मुझे परेशान कर रही हो। इप्शिता ने ये बात थोड़ा सीरियस होकर बोली। तभी नंदिनी रुकी और उसने इप्शिता के सीरियस फेस को देखते हुए कहा, क्यों, किस बात को लेकर परेशान हो? तुम बताओ मुझे। इप्शिता ने नंदिनी की तरफ देखकर मन में कहा, क्या करूं, नंदिनी को बताऊं क्या अभिमन्यु के बारे में? सोच ही रही थी कि तभी नंदिनी ने उसके चेहरे के आगे अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अब तुम कुछ बोलोगी या नहीं? नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अरे तुम बेकार में परेशान मत हो। जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। मैं तब तक अपना आराम से मेकअप करवा लेती हूँ। इतना बोलकर इप्शिता चुपचाप होकर बैठ गई। नंदिनी को एक पल के लिए उस पर शक हुआ, लेकिन फिर वो वहां से रेडी होने के लिए चली गई।
थोड़ी ही देर में वो अपने लहंगे को पहनकर बाहर आई और वहीं शीशे के सामने खड़े होकर वो अपना मेकअप करने लगी। काफी देर बाद वो शीशे के सामने से हटी। उसने इप्शिता और मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए कहा, आप इशू को अच्छे से रेडी कर दीजिएगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तब तक मैं नीचे जाकर थोड़ी सी तैयारी देख लेती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी रूम से बाहर चली गई। उसने देखा नीचे काफी सारे मेहमान आ चुके थे। वहीं माँ सा और अर्पिता के साथ साथ इप्शिता के ससुराल वाले सब आ गए थे। जैसे ही नंदिनी नीचे उतरकर आई, इप्शिता की मम्मी नंदिनी के पास आकर बोली, तुम रेडी होकर अकेले ही यहाँ आ गई हो, इप्शिता कहाँ है? तुम उसे अकेले कैसे छोड़ सकती हो? इतना बड़ा दिन है, वो नर्वस हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या सोचेगी। नंदिनी ने उन्हें पहली बार इप्शिता की फिक्र करते हुए देखकर कहा, अरे आंटी, वो रेडी हो रही है। मैंने सोचा जब तक इशू को टाइम लग रहा है, मैं थोड़ा आपका हाथ बटा दूं। बताइए मुझे क्या करना है? इप्शिता की मम्मी ने कहा, नहीं, यहाँ पर सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और जैसे ही इप्शिता का मेकअप फिनिश होता है, तुम उसे लेकर सीधे नीचे आ जाना। वैसे भी मुहूर्त का टाइम होने वाला है, मैं नहीं चाहती कि जरा सी भी देर हो। नंदिनी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया और वो वापस रूम की तरफ जाने लगी। तभी सामने से उदय आया, जो किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसने जल्दबाजी में ध्यान ही नहीं दिया और वो नंदिनी से टकरा गया। तभी उसकी नज़र नंदिनी के लहंगे और उसके चेहरे पर गई। उदय वहीं अपनी जगह पर जम गया। वो अपनी नज़रें नंदिनी पर से हटा ही नहीं पा रहा था। तभी उसने धीमी आवाज में पूछा, नंदिनी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक तो है ना? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। नंदिनी इतना बोलकर अपने लहंगे के दुपट्टे को ठीक करने लगी। उदय नंदिनी के चेहरे की तरफ देखता ही रह गया, क्योंकि नंदिनी इस टाइम फुल मेकअप में थी। वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बालों को कर्ल करके काफी सारे हेयर एक्सेसरीज लगाए थे और लहंगे से मैचिंग लाइट ब्लू कलर का लेंस भी लगाया हुआ था। फेक आईलैशेस भी लगाए थे और मेकअप बहुत ही सुंदर किया था। डार्क कलर की लिपस्टिक भी आज उसने पहली बार यहाँ पर लगाई थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। उदय उसकी तरफ से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वो नंदिनी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। उसके माथे पर लगा वो बड़ा सा मांग टीका और उसके कानों के झुमके, उसके चेहरे से लेकर उसके पाँव की जूती तक हर एक चीज की डिटेल उदय देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि नंदिनी इंडियन ड्रेस में इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती होगी। उदय अपने मन में नंदिनी को लेकर तारीफ करता जा रहा था। तभी नंदिनी की नजर उदय पर गई। उसने हैरानी से उदय की तरफ देखा। उदय बस चुपचाप उसे देख रहा था। वो थोड़ी सी कंफ्यूज हुई। वो एक कदम उदय के करीब आकर बोली, क्या हुआ, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? उदय ने नंदिनी की आवाज सुनी तो वो हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं, वो आप पर ये लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। नंदिनी उदय के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। वो समझ ही नहीं पाई कि उदय की इस बात पर वो किस तरह से रिएक्ट करे। हालांकि इससे पहले जब कभी भी कोई नंदिनी की तारीफ करता या उसे कॉम्प्लीमेंट देता था तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाती थी और तुरंत ही उसे थैंक्स बोलती थी। पर उदय ने जब अभी उसकी तारीफ की तो नंदिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। वो उदय की तरफ से अपनी नजरें हटाकर 2 कदम पीछे हटी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हम इशू के पास जा रहे हैं। उदय नंदिनी को इस तरह घबराते देखकर उसकी तरफ बढ़ा। उसने धीमी आवाज में कहा, हम भी चलते हैं। नंदिनी ने तुरंत उसे मना करते हुए कहा, नहीं, आप रहने दीजिए, हम उसे ले आएंगे, और वैसे भी अभी शायद इशू रेडी नहीं हुई है और उसे रेडी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप तब तक बाकी का काम देख लीजिए। इतना बोलकर नंदिनी ने अपना लहंगा दोनों हाथों से पकड़ा और वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए इप्शिता के रूम में आ गई। उदय उसे इस तरह भागते देखकर अपने मन में बोला, कहीं हमने नंदिनी की तारीफ करके उन्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं कर दिया? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था? हम भी बिल्कुल डफर हैं। पता नहीं क्यों हमने इतनी जल्दबाजी में ये सब कुछ बोल दिया। अब वो पता नहीं क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। उदय नंदिनी के पीछे जा रहा था। तभी वो रुका और उसने कहा, हम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इशू की विदाई के बाद उनसे सॉरी बोल देंगे और उन्हें बता देंगे कि हम उन्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते थे। उदय इतना बोलकर नीचे आया। उसने देखा वहाँ अभिमन्यु की माँ सा और अर्पिता के साथ साथ बाकी सब लोग मौजूद थे। उदय उन सब की खातिर में लग गया। वहीं नंदिनी इप्शिता के पास गई।
उसने देखा वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। इप्शिता ने राजवंशी परिवार की तरफ से आया हुआ बहुत ही हैवी रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर काफी हैवी गोल्डन वर्क था, और उसके साथ 2 दुपट्टे थे, एक रेड और एक गोल्डन कलर की नेट का। रेड वाले लहंगे के दुपट्टे से उसे घूंघट करना था और गोल्डन वाला दुपट्टा उसे स्टाइल करना था। बस वही बाकी रह गया था, बाकी वो पूरी तैयार थी। नंदिनी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कितनी प्यारी लग रही है तू, कहीं तुझे मेरी ही नजर न लग जाए। नंदिनी ने इतना बोलकर इप्शिता को साइड हक कर लिया, उसके माथे का पट्टी को ठीक किया, फिर उसे देखते हुए बोली, वाओ, ये तो बिल्कुल मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही मेकअप किया है, वेल डन। बोलकर नंदिनी ने वहां पर रखे दुपट्टे को उठाया, फिर वह उसे इप्शिता के लहंगे में टक करने लगी। फिर एक दूसरा दुपट्टा उठाकर उसने उसे इप्शिता की कमर से डाला और उस दुपट्टे का थोड़ा सा घूंघट किया। फिर उसने कहा, चलो अब हम नीचे चलते हैं, वहां सब काफी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहे हैं। इप्शिता ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने उससे पूछा, अभिमन्यु आ गए क्या? नंदिनी ने जैसे ही इप्शिता के मुंह से ये बात सुनी, उसने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, अभी से ही जीजू की याद आ रही है? अरे थोड़ा सा सब्र कर लो, वैसे भी अब तो तू उनके साथ ही रहने वाली है, फिर शादी के बाद तुम्हें उनके साथ ही राजवंशी महल जाना है। इप्शिता उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नंदिनी प्लीज, हम मजाक के मूड में नहीं हैं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन हमें सच में बहुत बेचैनी हो रही है। हम नहीं समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। 2 दिनों से हमारी अभिमन्यु से कोई बात ही नहीं हुई, पता नहीं क्यों हमारे दिल में बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही है। अभिमन्यु ऐसा कभी नहीं करते, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना? नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर उसे डांटते हुए कहा, तो बेकार में परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इन सब चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचो, समझी? तुम रिलैक्स रहो, अगर इतनी टेंस रहोगी तो मेकअप डल लगने लगेगा। जस्ट कम डाउन, ओके? वैसे भी शादी के टाइम में वो ज्यादा बिजी हो गए होंगे, इसलिए टाइम नहीं मिला होगा तुमसे बात करने का। तुम ना अपनी ये ओवरथिंक करने की आदत को छोड़ दो। नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता थोड़ी सी रिलैक्स हुई। उसने अपने मन में कहा, आई थिंक नंदिनी ठीक कह रही है, हो सकता है अभिमन्यु शादी के कामों में बिजी हो, वैसे भी थोड़ी ही देर की तो बात है, उसके बाद तो हम उनसे मिल ही लेंगे। इस बार हम उन्हें अच्छे से डांटेंगे, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सच में उन्होंने हमें हमारी शादी वाले दिन इतना ज्यादा परेशान कर दिया। इप्शिता सोच ही रही थी, तभी नंदिनी ने कहा, अब क्या सोचने लगी तुम, चलो चलते हैं। इतना बोलकर नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और वह उसे लेकर रूम से बाहर निकलने लगी। इप्शिता को अपने हैवी लहंगे के साथ चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंची, सबकी नजरें इप्शिता पर ही टिक गईं। इप्शिता ने आधा घूंघट ले रखा था, जिससे उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन फिर भी सबकी नजरें उस पर ही टिकी हुई थीं। वो एकदम किसी महारानी की तरह लग रही थी। उसके जेवर, कपड़े सब एकदम राजघराने के होने की गवाही दे रहे थे। सब कुछ काफी हैवी था, जिसकी वजह से उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। नंदिनी ने उसके हाथों को थामा हुआ था और बड़े ही ध्यान से संभाल कर उसे नीचे लेकर आ रही थी। जैसे ही उदय की नजर इप्शिता पर गई, वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़ा और उसने दूसरे हाथ से इप्शिता को पकड़ लिया। जैसे ही इप्शिता सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में बने बड़े से मंडप के सामने आकर रुकी, मासा और अर्पिता दोनों इप्शिता के पास आए। इप्शिता की मम्मी थी उसके बगल में आकर खड़ी हो गईं। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता ने आधा घूंघट ओढ़ रखा था, उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, फिर भी सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। वो किसी महारानी सी लग रही थी। उसके आभूषण और वस्त्र राजघराने के होने का प्रमाण दे रहे थे। सारा श्रृंगार इतना भारी था कि उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। नंदिनी उसके हाथ थामे हुए थी और बड़े ध्यान से उसे नीचे उतार रही थी। जैसे ही उदय की नज़र इप्शिता पर पड़ी, वो फुर्ती से सीढ़ियां चढ़ा और दूसरे हाथ से इप्शिता को सहारा दिया। सीढ़ियां उतरकर इप्शिता जैसे ही हॉल में बने विशाल मंडप के सामने रुकी, मासा और अर्पिता उसके पास आ गईं। इप्शिता की माँ भी उसके बगल में आकर खड़ी हो गईं।
तभी मासा ने नोटों की गड्डी इप्शिता के ऊपर से उतारी और उसे पीछे खड़े मैनेजर को देते हुए कहा, लीजिए, इसे आप सब आपस में बांट लीजिए। हमारी राजवंशी परिवार की होने वाली बहू को किसी की बुरी नजर नहीं लगनी चाहिए। इप्शिता ने उनकी बात सुनकर धीरे से उनकी ओर देखा। तभी अर्पिता इप्शिता के बगल में आकर बोली, भाभी सा, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आज तो भाई सा आपके चेहरे से अपनी नजर ही नहीं हटा पाएंगे। इतना कहकर अर्पिता ने इप्शिता का हाथ पकड़ा और उसे मंडप में बिठा दिया। नंदिनी इप्शिता के पीछे खड़ी रही। पंडित जी ने इप्शिता की ओर देखकर कहा, वधू यहाँ मौजूद है तो जल्दी से वर को बुलाइए, वरमाला का समय हो गया है। इप्शिता ने पंडित जी की बात सुनते ही घूंघट के अंदर से इधर-उधर देखना शुरू कर दिया। अभिमन्यु कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मासा ने पंडित जी की बात सुनकर अर्पिता की ओर देखते हुए कहा, अर्पिता, अभिमन्यु कहाँ है? वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? अब तक तो आ जाना चाहिए था। आप जब उन्हें कपड़े देने गई थी तो वो तैयार तो हो गए थे ना? अर्पिता ने कहा, हाँ मासा, भाई सा तैयार हो रहे थे, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ। मासा ने अर्पिता की बात सुनकर धीरे से सिर हिलाया। अर्पिता अभिमन्यु के कमरे की ओर जाने ही वाली थी कि समर्थ बोला, आप रुकिए अर्पिता, हम अभिमन्यु को लेकर आते हैं। अर्पिता ने समर्थ की बात सुनते ही मासा की ओर देखा। मासा ने पलकें झपकाईं। समर्थ सीधे अभिमन्यु के कमरे में चला गया। इप्शिता मंडप में बैठी रही। तभी इप्शिता की माँ मासा के पास आकर खड़ी हो गईं। मासा ने आसपास खड़े लोगों की ओर देखते हुए कहा, आप सब आराम से एंजॉय करिए। जैसे ही अभिमन्यु आएंगे हम शादी की रस्में शुरू कर देंगे। आधे घंटे से ज्यादा बीत गए, लेकिन अभिमन्यु अभी तक मंडप नहीं आया था। इप्शिता अकेली मंडप में बैठी थी और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते जा रहे थे। इप्शिता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने दिल को शांत करे। इप्शिता ने अपने हाथों में मुट्ठी बांध ली थी। उसके हाथों की हलचल देखकर नंदिनी इप्शिता के बगल में जाकर बैठी और धीमी आवाज में बोली, इशू, डोंट वरी, जीजू आते ही होंगे, तुम इतनी पैनिक क्यों हो रही हो? इप्शिता ने नंदिनी की बात सुनी पर जवाब नहीं दिया। तभी मासा ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, 1 घंटा होने वाला है, अभिमन्यु को आने में इतनी देर क्यों लग रही है? पंडित जी ने मासा और इप्शिता के माता पिता की ओर देखते हुए कहा, वर कहाँ है और कितनी देर लगेगी? शादी का शुभ मुहूर्त बीत रहा है, अगर एक बार शुभ मुहूर्त बीत गया तो? पंडित जी इससे पहले कुछ और बोल पाते, मासा ने अर्पिता की ओर देखकर तेज आवाज में कहा, अर्पिता, जाइए और जाकर अभिमन्यु को लेकर आइए। हद होती है इंतजार की भी। ऐसा भी क्या तैयार हो रहे हैं वो, जो उन्हें तैयार होने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है? अर्पिता मासा की बात सुनकर तुरंत अभिमन्यु के कमरे की ओर गई। उसने कमरे में अभिमन्यु को आवाज लगाई, भाई सा, क्या कर रहे हैं आप? क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अर्पिता ने दरवाजा खटखटाया और तेज आवाज में कहा, भाई सा, दरवाजा खोलिए। अर्पिता ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया। अर्पिता थोड़ी परेशान हो गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर गई। उसने चारों ओर देखा। अभिमन्यु के कपड़े बिस्तर पर बिखरे पड़े थे, लेकिन अभिमन्यु कहीं नहीं दिख रहा था। अर्पिता बहुत परेशान हो गई। उसने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, भाई सा, क्या आप वॉशरूम में हैं? अर्पिता को कोई आवाज नहीं सुनाई दी। वो जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। पूरे कमरे में देखने के बाद भी अभिमन्यु नहीं मिला। उसने तुरंत अपना मोबाइल फोन निकाला और अभिमन्यु को कॉल करने लगी, लेकिन अभिमन्यु ने कॉल रिसीव नहीं किया। अर्पिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो बाहर जाकर सबको क्या जवाब दे। अगर किसी ने पूछा कि अभिमन्यु कहाँ है तो वो क्या बताएगी? अर्पिता के दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और अभिमन्यु को कहाँ ढूंढे। उसे अभिमन्यु की बहुत चिंता हो रही थी। उसने बार बार अभिमन्यु को फोन किया, लेकिन जब बात नहीं हो पाई तो वो सिर पकड़कर बिस्तर पर ही बैठ गई। उसने कहा, भाई सा कहाँ जा सकते हैं इस तरह अपनी शादी छोड़कर? मासा को हम क्या जवाब देंगे? अर्पिता ये सब सोच ही रही थी कि बाहर मंडप में सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अभिमन्यु अभी तक मंडप नहीं आया था। इप्शिता पिछले 1 घंटे से मंडप में अकेले अभिमन्यु का इंतजार कर रही थी। उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई थीं। अब इप्शिता के माता पिता के साथ साथ नंदिनी और उदय को भी थोड़ी टेंशन हो रही थी। इप्शिता ने नंदिनी की ओर देखा। इप्शिता का चेहरा पीला पड़ रहा था।
नंदिनी ने इप्शिता का हाथ पकड़कर उसे शांत रखने की कोशिश की। तभी मासा ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, कहाँ रह गई अर्पिता? चेक करो, कहाँ है अभिमन्यु? तभी मासा की नजर अर्पिता पर पड़ी, जो भारी कदमों से उनकी ओर आ रही थी। मासा जैसे ही अर्पिता को अकेले आते हुए देखा, वो गुस्से से भर गईं। अर्पिता उनके सामने जाकर खड़ी हुई। मासा ने तेज आवाज में पूछा, अर्पिता, आप अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? अभिमन्यु कहाँ है? आप तो उन्हें लेने गई थी ना? अर्पिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मासा, हम लेने तो गए के भाईसा को, लेकिन जब हम उनके कमरे में गए तो हमने देखा भाईसा वहाँ नहीं है। अर्पिता की बात सुनकर वहीं खड़े जयराज ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, साले, सब तो बड़े बेवकूफ निकले। इतनी खूबसूरत लड़की से शादी होने वाली थी, फिर भी नखरे कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग गए। जयराज आज ही उदयपुर राजमहल में अभिमन्यु की शादी में आया था। इससे पहले वो किसी भी फंक्शन में नहीं आ पाया था। उसने अपने पिता को भेज दिया था, क्योंकि उसे कोई जरूरी काम था। जैसे ही अर्पिता ने ये बात कही, इप्शिता के माता पिता दोनों कंफ्यूज होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने अर्पिता से पूछा, क्या बोल रही है आप अर्पिता? अभिमन्यु अगर अपने कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ जा सकते हैं? अर्पिता जवाब नहीं दे पाई। तभी मासा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और अभिमन्यु का नंबर डायल किया। घंटी बज रही थी, लेकिन अभिमन्यु ने कॉल रिसीव नहीं किया। अर्पिता ने कहा, कोई फायदा नहीं मासा, हमने कई बार भाईसा का फोन ट्राई किया, लेकिन वो कॉल पिकअप ही नहीं कर रहे हैं। मासा ने पीछे खड़े नौकरों की ओर देखते हुए कहा, आप सब यहाँ खड़े होकर हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? जाइए, जाकर अभिमन्यु को ढूंढिए। वो अपनी शादी वाले दिन इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत कैसे कर सकते हैं? अगर उन्हें किसी जरूरी काम से कहीं जाना था तो वो हमें बता सकते थे। अर्पिता ने कहा, मासा, कहीं भाईसा किसी खतरे में तो नहीं है ना? मासा ने अर्पिता को घूरते हुए कहा, अभिमन्यु को भला किस चीज का खतरा हो सकता है? और वैसे भी अगर वो होटल में है तो अभी थोड़ी ही देर में मिल जाएंगे। अभिमन्यु को सभी लोग ढूंढने लगे थे। वहीं इप्शिता के माता पिता हैरानी से मासा की ओर देख रहे थे। मासा ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, आप लोग हम पर भरोसा रखिए, हम अभी अभिमन्यु को बुलाते हैं। इप्शिता ये सब चुपचाप सुन रही थी। उसके कानों में हर एक की बातें सुनाई दे रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु कहाँ है? इप्शिता की धड़कनें इतनी तेज हो गई थीं कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे क्या पूछे। वो दुल्हन के लिबास में थी और इतने लोगों के बीच कुछ बोल भी नहीं सकती थी। वो नंदिनी और उदय की ओर देखने लगी। उदय के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिख रही थी। उदय बार बार नंदिनी और इप्शिता की ओर देख रहा था। तभी इप्शिता ने मन ही मन कहा, कहीं अभिमन्यु को कुछ हो तो नहीं गया? हमारे पास जो मैसेज आया था, कहीं वो इसीलिए तो नहीं था? इप्शिता के दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। तभी इप्शिता ने मन ही मन कहा, कहीं अभिमन्यु इस शादी से पीछे तो नहीं हट रहे? इप्शिता के मन में जैसे ही ये ख्याल आया, वो अभिमन्यु की बातें याद करने लगी। जिस तरह से अभिमन्यु ने उसे सारी बातें सच सच बताई थीं कि वो किस तरह से ये शादी करने के लिए तैयार हुआ है, उसका इस शादी में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सारी बातें वो अपने मन में दोहरा रही थी। तभी इप्शिता ने कहा, कहीं अभिमन्यु अवंतिका की वजह से ये शादी कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं? इप्शिता के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आया, डर के मारे उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, अभिमन्यु हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। वो इस तरह हमारी और हमारी फैमिली की इज्जत के साथ तो नहीं खेल सकते। हम इतने दिनों में उन्हें इतना तो समझ गए हैं। वो एक बहुत रिस्पॉन्सिव इंसान है। इप्शिता ये सारी बातें अपने मन में बोलकर खुद को शांत और पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रही थी। तभी इप्शिता ने कहा, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करना चाहते थे तो वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं है? इप्शिता ये सोच ही रही थी कि उसने नंदिनी की ओर देखा। नंदिनी अभिमन्यु की माँ और बाकी लोगों की ओर देखने लगी। तभी उसकी नज़र समर्थ पर पड़ी, जो धीरे धीरे मासा और अर्पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। मासा समर्थ की ओर देखकर बोली, समर्थ, कहाँ थे आप? अभिमन्यु कहाँ है? आप तो उन्हें लेने गए थे ना? समर्थ ने मासा की बात सुनी और मासा की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, मासा, अभिमन्यु? इतना बोलकर समर्थ चुप हो गया। अर्पिता, जो समर्थ की ओर कन्फ्यूजन से देख रही थी, वो समर्थ के पास आकर बोली, क्या बात है समर्थ, भाईसा कहाँ हैं? आप हमें बताइए, आप जब उनके कमरे में गए थे तो क्या भाईसा कमरे में थे? समर्थ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो कमरे में था, लेकिन
इतना बोलते बोलते समर्थ रुक गया और मासा ने समर्थ को घूरते हुए कहा, लेकिन क्या समर्थ? कृपया अगले भाग की प्रतीक्षा करें। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 104। नंदिनी ने अभिमन्यु की माँ और अन्य लोगों की ओर देखा। तभी उसकी नज़र समर्थ पर पड़ी, जो धीरे धीरे मासा और अर्पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। मासा ने समर्थ की ओर देखते हुए कहा, समर्थ, कहाँ थे आप? अभिमन्यु कहाँ है? आप तो उसे लेने गए थे ना? समर्थ ने मासा की बात सुनी और उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मासा, अभिमन्यु? इतना बोलकर समर्थ चुप हो गया। अर्पिता, जो समर्थ को भ्रम से देख रही थी, उसके पास आकर बोली, क्या बात है समर्थ, भाईसा कहाँ है? आप हमें बताइए। जब आप उनके कमरे में गए थे, क्या भाईसा कमरे में थे? समर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वो कमरे में था, लेकिन। इतना बोलते बोलते समर्थ रुक गया। मासा ने समर्थ को घूरते हुए कहा, लेकिन क्या समर्थ? समर्थ ने मासा के सामने खड़ी इप्शिता के माता पिता और उदय की ओर देखते हुए कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। अभिमन्यु ये शादी नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। सबके चेहरे पर सदमे का भाव स्पष्ट था, जबकि अभिमन्यु के चाचा चाची के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। तभी अभिमन्यु की चाची धीरे से अपने पति के पास गई और खुशी से बोली, क्या बात है, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि समर्थ हमें इतनी अच्छी खबर सुनाएगा। अभिमन्यु के चाचा ने वहां मौजूद सभी लोगों के भाव देखकर खुशी से कहा, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। शादी से पहले ही दूल्हा करार, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। हम तो कल के अखबार की सुर्खियां देखने का इंतजार कर रहे हैं। अभिमन्यु के चाचा इतना ही बोल पाए थे कि उनकी पत्नी बोली, अरे, आप भी कहाँ सुर्खियों के चक्कर में पड़े हैं? सामने तो लाइव ड्रामा चल रहा है, वो देखिए ना। और हमें तो ये देखकर ही खुशी हो रही है कि अभिमन्यु की शादी नहीं हो पाएगी। शादी नहीं होगी तो कुंवरसा ही रहेगा। राजा सा बनना तो उसके नसीब में ही नहीं है। हमारे लिए तो यही सबसे अच्छी बात है और हम यही चाहते थे। ये बात सुनकर अभिमन्यु के चाचा चाची आपस में बात करने लगे और खुश होने लगे। पीछे खड़े किसी ने उनकी बात सुन ली, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। उदय समर्थ की बात सुनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इप्शिता के माता पिता ने समर्थ की बात सुनकर कहा, ये क्या मजाक है? मासा और अर्पिता भी हैरानी से समर्थ को घूर रही थीं। तभी समर्थ 2 कदम पीछे हटा और हाथ जोड़ते हुए बोला, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। अभिमन्यु सच में ये शादी नहीं करना चाहता। समर्थ ने इप्शिता की ओर देखते हुए कहा, मुझे बहुत माफ करना इप्शिता भाभी। ये बात सुनते ही इप्शिता की धड़कनें रुक सी गई। वो समर्थ की ओर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मासा समर्थ के सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से से बोली, समर्थ, आपकी इस बदतमीजी के लिए हम आपको माफ नहीं करेंगे। समर्थ ने मासा की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मासा, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बात सच है। यहाँ कोई शादी नहीं होगी। अभिमन्यु सच में ये शादी नहीं करना चाहता। उदय समर्थ के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, समर्थ, आपको समझ में भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? ये कोई छोटी बात नहीं है। अभिमन्यु हमारी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अर्पिता समर्थ के पास आकर बोली, आप क्या बोल रहे हैं समर्थ? क्या भाई ने खुद आपको ये बात कही है? हमारे भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। समर्थ ने कहा, हम भी अभिमन्यु को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर उसने इतना बड़ा फैसला लिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं? मासा ने समर्थ को घूरते हुए कहा, जब हमने आपको उसे लाने के लिए भेजा था तो फिर आप उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? इस समय अभिमन्यु कहाँ है और उसे ये शादी क्यों नहीं करनी? हमें उससे बात करनी है, उसे बुलाइए। समर्थ ने नजरें झुकाते हुए कहा, मासा, जब हम अभिमन्यु को लेने उसके कमरे में गए तो वो तैयार नहीं हुआ था। जब हमने उसे तैयार होने के लिए कहा तो उसने कहा कि उसे किसी बहुत जरूरी काम के लिए जाना है, इसलिए वो थोड़ी देर में आ जाएगा। इसलिए हमने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद उसने हमें मैसेज किया कि वो ये शादी नहीं करेगा। उदय और इप्शिता के पिता अमरजीत जी समर्थ की बात सुनकर हैरान हो गए। क्या बात हो रही है? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा कौन सा इतना महत्वपूर्ण काम आ गया जो अभिमन्यु को अपनी शादी छोड़कर जाना पड़ गया? और फिर उसने अपने दोस्त को मैसेज करके ये बात बताई। कोई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर?
इप्शिता के पिता के गुस्से और उनकी बात सुनकर समर्थ ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फोन उनके सामने करते हुए कहा, हम क्यों ऐसा मजाक करेंगे, वो भी शादी को लेकर। और आपको यकीन नहीं है तो ये लीजिए हमारा मोबाइल फोन, आप सब खुद ही देख लीजिए, इसमें अभिमन्यु के नंबर से ही ये मैसेज आया है। लेकिन इसके अलावा उसने और कुछ नहीं बोला हमसे, और न ही हमारे फोन कॉल रिसीव कर रहा है। समर्थ ने अपने मोबाइल फोन पर आया हुआ मैसेज सबको दिखाया। इप्शिता ने मोबाइल फोन की ओर नहीं देखा, लेकिन बाकियों ने वो मैसेज देखा और सभी हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहां मौजूद मेहमान और अन्य लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे। इप्शिता ये सब सुनकर उठ खड़ी हुई। उसे उठते देख नंदिनी उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। इप्शिता की माँ ने कहा, इप्शिता आप मंडप से क्यों उठ रही हैं? बैठिए, अभी हम बात कर रहे हैं ना। इस तरह से मंडप से उठना अशुभ होगा। इप्शिता ने अपनी माँ की बात सुनकर कहा, इससे ज्यादा अशुभ और क्या हो सकता है, और वैसे भी हम जानते हैं अब यहाँ कोई शादी नहीं होने वाली। अर्पिता भागते हुए इप्शिता के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं भाभी सा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हम अपने भाई सा को जानते हैं, वो किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो शादी करने के लिए जरूर आएंगे। हमें तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि भाई सा ने शादी करने से मना कर दिया। हमारे भाई साहब बहुत समझदार हैं, वो कभी कुछ भी गलत नहीं करेंगे। इप्शिता ने अर्पिता को घूरते हुए देखा और अपने चेहरे पर पड़ा घूंघट हटाते हुए बोली, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आपके भाई साहब को। अभिमन्यु को ये शादी कभी नहीं करनी थी। वो सिर्फ अपनी मासा और जिम्मेदारियों के दबाव में आकर शादी कर रहा था, और आखिरकार उसने शादी न करने का फैसला ले ही लिया। बस हम ही बेवकूफ थे जो इस अनचाहे रिश्ते को स्वीकार करने का मन बना लिया था। ये सब बोलते हुए इप्शिता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मंडप से नीचे उतर ही रही थी कि इप्शिता की माँ उसके पास आई और उसे रोकते हुए बोली, इप्शिता हमारी बात तो सुनिए। इप्शिता ने गुस्से में अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़िए माँ, बहुत सुन चुके हम आपकी बात, अब हम आपकी एक नहीं सुनने वाले। मासा ने इप्शिता की ओर देखते हुए कहा, इप्शिता रुकिए, हमारी बात सुनिए, हम अभी अभिमन्यु को बुलाएंगे और ये शादी जरूर होगी। इप्शिता ने मासा की बात सुनकर सिर हिलाते हुए कहा, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि शादी होगी? अब शादी में कुछ भी नहीं बचा है। जितना इंतजार करना था हमने उतना कर लिया, बस अब और नहीं। इतना बोलकर इप्शिता सीधे मासा के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथों में पहने राजवंशी राज परिवार के खानदानी कंगन उतारकर मासा के हाथों में पकड़ाते हुए बोली, ये रहे आपके खानदानी कंगन, और साथ ही ये रही आपकी राज परिवार की इज्जत, जो शायद हमारे लिए कभी बनी ही नहीं थी। इतना बोलकर इप्शिता ने अपने गले में पहना पुश्तैनी हार भी उतारकर मासा के हाथ कर रख दिया। वो तेज आवाज में चिल्लाई, मम्मी पापा, अभी तक जो आपके मन में आया आप लोगों ने सिर्फ अपनी मर्जी से किया। हर बार आप लोगों ने राज परिवार की इज्जत के नाम पर हमसे वो सब करवाया जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। और देखिए, एक अच्छी संस्कारी आज्ञाकारी बेटी होने का क्या सिला मिला हमें। देखिए ना, हमें आज क्या सिला मिला है। इतने सारे मेहमानों के सामने हम यहाँ मंडप में दुल्हन बनकर अकेले खड़ी हूँ। यही चाहते थे ना आप लोग, और यही हुआ। इससे तो बहुत बढ़ गई होगी सूर्यवंशी राज परिवार की इज्जत, और अब तो बहुत खुश होंगे ना आप लोग। ये सब बोलकर इप्शिता अपने माता पिता की ओर देखने लगी। उनके पीछे दो नौकर वरमाला की थाली लेकर खड़े थे। इप्शिता ने थाली में रखे हार की ओर देखा। उसने वरमाला की थाली पर जोर से मारा और सारा सामान जमीन पर पटकते हुए कहा, बस खत्म हो गया सब कुछ। इप्शिता गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाई, सब कुछ खत्म हो गया, कोई शादी नहीं होगी अब यहाँ। इप्शिता को इस तरह रोते देख नंदिनी भागते हुए उसके पास गई उसे संभालने के लिए और बोली, कृपया ऐसे मत रो, मैं तुझे इस तरह रोते हुए नहीं देख सकती। इप्शिता ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे की ओर भागने लगी। नंदिनी ने इप्शिता को भागते हुए देखा और आसपास खड़े लोगों की ओर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया और वो इप्शिता को देख रही थी। इप्शिता रोते रोते सीढ़ियों की ओर भागी थी। भागते हुए उसका हाथ मंडप में रखे कलश पर लगा और वो कलश भी जमीन पर गिर गया। इप्शिता भाग रही थी तो उसके सिर की लाल चुनरी जमीन पर गिर गई। वो रोते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी और 2 बार लड़खड़ा गई। उसे इस तरह लड़खड़ाते देख नंदिनी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे भागी।
वहां खड़े मेहमान आपस में बातें करने लगे। वहां जो भी ड्रामा हुआ था उससे सबको समझ आ गया था कि दूल्हा नहीं आने वाला और वो शायद ये शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी माँ जबरदस्ती से ये शादी करवाना चाह रही थी। सभी लोग इस बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। उदय इप्शिता की ऐसी हालत देखकर अपने माता पिता और मासा की ओर देखते हुए गुस्से से भर गया। उसने अपने माता पिता के सामने खड़े होकर तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बस यही चाहते थे ना आप लोग कि आपकी बेटी आप लोगों की इज्जत के खातिर आपकी सारी बातें मान ले। आप लोगों ने हर चीज के लिए उससे झूठ बोला। हर पल आप लोगों ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और देखिए आज उसकी क्या हालत हो गई है। क्या लगता है आप लोगों को कि हमें आप लोगों की डील के बारे में नहीं पता था? किस तरह आप लोगों ने इप्शिता का सौदा किया था? क्रमशः। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 105। वहाँ खड़े सभी मेहमान आपस में बातें करने लगे थे। वहाँ हुए नाटकीय घटनाक्रम के बाद सब समझ गए थे कि दूल्हा नहीं आने वाला और शायद वो शादी नहीं करना चाहता था। उसके माँ जबरदस्ती शादी करवाना चाह रही थी और लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। उदय इप्शिता की हालत देखकर अपने माता पिता और मासा की ओर देखते हुए गुस्से से भर गया। उसने अपने माता पिता के सामने खड़े होकर तेज आवाज में कहा, बस यही चाहते थे ना आप लोग कि आपकी बेटी आप लोगों की इज्जत के लिए आपकी सारी बातें माने। आप लोगों ने हर चीज के लिए उससे झूठ बोला। हर पल आप लोगों ने उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और देखिए आज उसकी क्या हालत हो गई है। क्या लगता है आप लोगों को कि हमें आप लोगों की डील के बारे में नहीं पता था? किस तरह आप लोगों ने इशी का सौदा किया इस शादी को लेकर? अरे कहते हैं कलयुग में बच्चे माँ बाप के लिए बुरे होते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ बाप ने ही अपने बच्चों का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। और हम भी कहाँ आप लोगों से कोई उम्मीद रख रहे थे। हमने इतना ही सोचा था कि हमारे साथ नहीं तो कम से कम इशी के साथ तो अच्छे से व्यवहार करेंगे और उसकी खुशियों के बारे में सोचेंगे, लेकिन नहीं, हम गलत थे। उदय अपने मन के हर शब्द को उन सब के सामने बोल रहा था। उदय के पिता उसे गुस्से से घूर रहे थे। उसने उनकी ओर देखकर कहा, पापा अब हमें घूरकर आप क्या कर लेंगे? आप तो बस अपनी डील करिए और हर तरफ अपना और अपनी कंपनी का फायदा देखिए। हमें शुरू से पता था कि इस शादी के बदले राजवंशी कंपनी के शेयर में 15% हिस्सा आप लोगों को मिलने वाला था और आपकी कंपनी को उससे बहुत फायदा होता। इतना बोलकर उदय इप्शिता के कमरे की ओर जा ही रहा था कि उसने मासा और अर्पिता की ओर देखते हुए कहा, आप लोगों ने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद करके अच्छा नहीं किया। हम आप लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे, ना आप सबको और ना ही अभिमन्यु को। अगर अभिमन्यु को ही शादी नहीं करनी थी तो फिर उसने इतना अच्छा होने का दिखावा क्यों किया? वो पहले ही इस शादी के लिए मना कर सकता था। क्या उसे भी हमारी बहन की खुशियां जलाकर राख करनी थी? इस समय अर्पिता और मासा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मासा इप्शिता के उन कंगनों की ओर देख रही थीं जिन्हें इप्शिता ने कुछ देर पहले गुस्से में उतारकर उनके हाथों में रख दिए थे। उदय की बात सुनकर मासा ने तेज आवाज में कहा, अभिमन्यु को ढूंढिए, कहाँ है वो? कहीं उनकी जान को कोई खतरा तो नहीं है? उदय वहां से जा ही रहा था कि अर्पिता ने कहा, 1 मिनट उदयवीर, रुकिए और हमारी बात सुनिए। आप बिना पूरा सच जाने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते और हम अपने भाई को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अगर इतना बड़ा कदम उठाया है तो कोई बहुत बड़ी वजह होगी। आप कृपया अपने गुस्से को शांत रखिए और भाई साहब के खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम जानते हैं। सही कह रही हैं आप, बहुत अच्छे इंसान हैं आपके भाई। दूसरों की खुशियां छीनना और उन्हें दुख पहुंचाना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। उदय ने अर्पिता और मासा को ताना मारते हुए ये बात कही और वो चुपचाप इप्शिता के कमरे की ओर जाने लगा। मासा इप्शिता की ज्वेलरी की ओर देख रही थीं। तभी उन्होंने मन ही मन कहा, अभिमन्यु, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? इतने सारे लोगों के सामने हमारी इज्जत को इस तरह क्यों उछाला? मासा के दिमाग में ये बात आई और वो अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए बोली, अभिमन्यु, आपने ऐसा क्यों किया? मासा अभिमन्यु के बारे में सोचते हुए वहीं पास में पड़ी कुर्सी पर बैठ गईं। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर अर्पिता भागती हुई उनके पास आ गई। दूसरी ओर जयराज और अभिमन्यु के चाचा चाची भी आ गए, उनकी फिक्र करने का दिखावा करते हुए। लेकिन अर्पिता और मासा के होठों पर सिर्फ अभिमन्यु का नाम था।
वे शायद उसके वापस आने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया और धीरे धीरे वहाँ के सारे लोग और मेहमान भी कम हो गए। 6 महीने बाद मुंबई का एक 3 BHK फ्लैट, जो अंदर से काफी साधारण और साफ सुथरा बना हुआ था। इंटीरियर से लेकर पूरा फ्लैट बिल्कुल आधुनिक तरीके का था। इस फ्लैट के साइड कॉर्नर में बना हुआ डाइनिंग एरिया, जिसमें 6 कुर्सियों वाला एक डाइनिंग टेबल था, जिसकी एक कुर्सी पर इप्शिता आराम से बैठकर अपनी मॉर्निंग कॉफी पी रही थी और मोबाइल फोन में आए नोटिफिकेशंस को चेक कर रही थी। तभी उदय वहां आया और डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर बैठते हुए उसने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ईशी। इप्शिता ने उदय की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग भाई। उदय ने चेयर पर बैठते हुए कहा, और ईशी, कैसा चल रहा है आपका काम? इप्शिता ने मुस्कुराते हुए कहा, सब कुछ पहले जैसा ही है, बिल्कुल नॉर्मल और ठीक ही जा रहा है। इप्शिता बोल ही रही थी कि नंदिनी अपने हाथ में एक मैगजीन लेकर बाहर निकली। उसने उस मैगजीन को टेबल पर रखते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस ईशी, पिछले 2 महीनों की तरह इस महीने भी तुम ही यूथ मैगजीन की फ्रंट कवर पर हो। देखो, तुम्हारी ये वाली पिक मुझे भी सबसे बेस्ट लगी थी। देखो, यही पिक फ्रंट कवर पर छपी है। मैगजीन के फ्रंट कवर पर प्रिंट हुई इप्शिता की उस बेबी पिंक कलर की फ्लेयर वाली ड्रेस वाली फोटो को देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाभी, ये पिक सच में काफी अच्छी क्लिक की थी ध्रुव ने। उदय उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। तभी उसने इप्शिता के हाथ से मैगजीन लेते हुए कहा, सच में तुम्हारे ऊपर ये बेबी पिंक कलर कुछ ज्यादा ही सूट करता है, सच में बड़ी प्यारी लग रही हो। इप्शिता ने नंदिनी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कैसे प्यारी न लगती भाभी, इस ड्रेस में मेरा मेकअप मेरी भाभी ने किया था। नंदिनी इप्शिता को घूरते हुए बोली, इशू, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, तुम प्लीज मुझे भाभी मत कहा करो। वैसे भी मुझे भाभी सुनकर बहुत अजीब लगता है, तुम प्लीज मेरा नाम लिया करो। नंदिनी की इस बात पर इप्शिता उसे छेड़ते हुए बोली, क्यों, आप दोनों की शादी को 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, क्या अभी भी आपकी आदत नहीं पड़ी भाभी सुनने की? भाभी, इतना बोलकर हंसने लगी और उदय की ओर देखा तो वो भी अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी छिपाने की कोशिश कर रहा था। नंदिनी ने इप्शिता को घूरते हुए कहा, अच्छा इशू, तू बार बार मुझे चिढ़ाने के लिए भाभी भाभी बोल रही है ना? मान जा, सुबह सुबह क्यों तुम मुझसे झगड़ा करने पर तुली हुई हो? उदय नंदिनी की ये बात सुनकर उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्यों नंदिनी, अब आप उसकी भाभी हैं तो वो आपको भाभी नहीं बुलाएगी तो क्या बुलाएगी? वैसे भी ईशी, आप भाभी ही बुलाया करो नंदिनी को, हमें तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। नंदिनी ने उदय का हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप ये? उदय, हटिए, छोड़िए मुझे। इतना बोलकर नंदिनी उदय का हाथ अपनी कमर से हटाने लगी। तभी किचन से एक अधेड़ उम्र की औरत निकल कर आई। उसने लॉन्ग कुर्ते के नीचे ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उसके बाल खुले थे, उसके एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में 2 ब्लैक कलर के कंगन थे, जो दिखने में बड़े ही स्टाइलिश लग रहे थे। वो किचन से बाहर निकलकर आई, उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें एक बाउल रखा हुआ था। उसने वो बाउल सीधे टेबल पर रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों। और नंदिनी, क्यों भला इशू तुम्हें नाम लेकर पुकारे? अब तो रिश्ते में भी तुम उससे बड़ी हो गई हो, तब तो तुम्हें इज्जत देने के लिए वो तुम्हें भाभी तो बुलाएगी ही ना। इप्शिता उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी, एकदम सही कहा आपने, इसीलिए इसे प्रॉब्लम हो रही है। अब ये रिश्ते में मुझसे बड़ी हो गई है तो मैं तो इसे भाभी बुलाऊंगी ही ना। ये है कि बार बार मुझे भाभी बोलने से मना कर रही है। वैसे भी मैं तो उदय भाई की तरफ से ही ये रिश्ता निभाऊंगी, फिर इसे बुरा लगता है तो लगे। इतना बोलकर हंसने लगी। उसने उदय की ओर देखा। उदय, नंदिनी और इप्शिता की बातें सुनकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तभी नंदिनी इप्शिता के पास आई। उसने गुस्से से अपना मुंह फुलाते हुए कहा, क्या माँ, मैं आपकी बेटी हूँ या फिर ये दोनों? आप मेरा साइड ना लेकर इन दोनों भाई बहनों का साइड ले रही हैं, और ये दोनों तो वैसे भी एक हो जाते हैं हमेशा। नंदिनी की माँ ने उदय के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, अब तो तुम तीनों ही मेरे बच्चे हो। वैसे भी तुम तीनों को इस तरह आपस में बात करते और लड़ते झगड़ते देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नंदिनी अपनी माँ की बात सुनकर उदय और इप्शिता के बीच वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, मैं तो इन दोनों भाई बहनों के बीच में जैसे सैंडविच बन गई हूँ, कभी ये छेड़ते हैं तो कभी ये इशू। इतना बोलकर वो ब्रेकफास्ट करने लगी। उसे इस तरह चिढ़ता देखकर इप्शिता और उदय एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। नंदिनी को इस तरह मुंह बनाते देखकर इप्शिता उठी और वो नंदिनी को गले लगाते हुए बोली, अरे बाबा, अब तुम ऐसे मुंह बनाकर बैठी रहोगी या ब्रेकफास्ट करोगी?
भूल गई हो क्या? आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना है। नंदिनी इप्शिता की बात सुनकर बोली, हाँ जल्दी तो चलना था, लेकिन तुम ही हो जो हर बार लेट करती हो। वैसे भी मैं तो रेडी हूँ। इप्शिता ने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ करते हुए कहा, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, बस तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, फिर हम साथ में निकलते हैं। तभी नंदिनी की माँ की नज़र सामने रखी मैगजीन के कवर पर गई। उन्होंने इप्शिता की ओर देखते हुए कहा, अरे वाह, इस महीने की मैगजीन कवर पर भी तुम्हारी ही फोटो आई है। इप्शिता बस मुस्कुराई। तभी उदय ने कहा, हाँ माँ, ईशू ने तो हैट्रिक मारी है। लगातार 3 महीने तक किसी मॉडल की पिक एक ही कवर पर आना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। जैसे ही उदय ने ये बात कही, नंदिनी की माँ खुश होते हुए बोली, हाँ ये तो सच में बड़ी ही खुशी की बात है, और मैं तो चाहूंगी मेरे तीनों बच्चे ऐसे ही तरक्की करें और ज्यादा। वैसे मैं भी तुम लोगों को एक खुशखबरी देती हूँ, मेरे कुकिंग चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जैसे ही उदय और नंदिनी ने ये बात सुनी, वे दोनों बिल्कुल हैरान हो गए और बोले, क्या सच में? नंदिनी की माँ ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शाम तक तो हो भी जाएंगे। नंदिनी और उदय ये बात सुनकर हैरान ही थे। तभी इप्शिता ने कहा, वाह, आज का दिन तो कमाल का होने वाला है। लगता है आज हमें एक साथ ही कई सारी गुड न्यूज़ मिलने वाली हैं। वैसे भी अभी तो दिन सिर्फ शुरू हुआ है, अभी तो पूरा दिन बाकी है। देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलता है आज के दिन में। क्रमशः